हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, सुनकर अच्छा लगा ना? तो सोचो, नाम के आगे जब सच में डॉक्टर लग जाएगा तब क्या फीलिंग होगी। डॉक्टर्स में ना बहुत बड़ी पावर है। डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है। सोसाइटी में डॉक्टर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और यार मिले भी क्यों ना, दूसरे भगवान है हमारे डॉक्टर्स, सल्यूट है। अब आप लोग ना 10th का एग्जाम क्लियर कर चुके हो और सपना है डॉक्टर बनने का, नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो बच्चों, मैं आपकी अपनी युक्ता अग्रवाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज सीट पक्की करने के लिए, वो है एम्स। अब आप सोच रहे होंगे यार मैंने सिर्फ एम्स ही क्यों बोला, तो आओ मैं बताती हूँ एम्स की ताकत। कुछ टाइम पहले ना मुझे सिवियर लंग इन्फेक्शन हो गया था। बहुत परेशान थी, पीड़ा में थी, दर्द में थी, काफी जगह कंसल्ट भी किया लेकिन कुछ खास असर नहीं आया। फिर मेरे फादर के फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि जाकर ना बेटा एम्स के डॉक्टर को दिखाओ। आप मानोगे नहीं, जब मैं ये बात बता भी रही हूँ ना तो भी मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं ना इतना परेशान थी बच्चों कि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी भी पाऊंगी, क्या मैं अपना नॉर्मल जो मैं चलती फिरती हूँ क्या वो मेरे लिए पॉसिबल हो भी पाएगा। लेकिन एम्स के डॉक्टर ने मुझे 5 से 6 दिन में 80% ठीक कर दिया। तब रियलाइज हुई एम्स की ताकत, पावर ऑफ डॉक्टर्स, और दिल में एक बहुत बड़ी जगह बन गई डॉक्टर्स के लिए और एम्स के लिए। लकीली मुझे एम्स जाने का मौका भी मिला क्योंकि काफी सारे ई-सेलेलाइट्स एम्स में पढ़ रहे थे। तो आइए उनके एक्सपीरियंस से बताती हूँ क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक वादा चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट कर कर बताएं क्या आप अपना 100% देंगे। तो लिख दीजिए, आई विल गिव माई 100% एंड आई विल क्रैक एम्स। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी काम को अचीव करने के लिए ना सबसे पहली चीज जो हमें लगती है वो है बेटा डिसिप्लिन। और छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो यार मुझे बॉडी बनानी है, क्या एक दिन की फिजिकल एक्सरसाइज से मेरी बॉडी बन जाएगी क्या? मुझे अपनी बॉडी बनाने के लिए, 6 पैक एब्स बनाने के लिए मुझे लगातार कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में वर्कआउट करते रहना पड़ेगा ताकि एक दिन मेरी बॉडी एज अ रिजल्ट बनकर आएगी। एग्जैक्टली बेटा, आप कोई छोटी मोटी तैयारी तो कर नहीं रहे हो। आपका सपना है एम्स जाने का, अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ड्रीम लाइफ जीने का, वो सफेद कोट पहनने का, वो स्टेथोस्कोप लगाने का, दूसरों के जीवन की खुशी का रीजन बनने का। तो बेटा ये काम ना आपको थोड़ी सी मेहनत तो करवाएगा। आपको रोज का रोज डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। बेटा एक दिन में डिसिप्लिन रहने से कोई नहीं होगा, कंसिस्टेंटली आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। मैम कैसे, क्या करना पड़ेगा? बेटा देखो, नीट का एग्जाम में आपको फिर एक बार और मैं इसके बारे में बताती हूँ। नीट का एग्जाम टफ, हार्ड नहीं होता है। नीट का एग्जाम एक प्रोसेस से निकलता है। नीट का एग्जाम में कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना पड़ता है। अगर आपने ये 3 बात मेरी आज गांठ बांध ली और आने वाले 10 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुन लिया ना बेटा, मैं आपको बता रही हूँ आप अपना एक स्टेप ऑलरेडी आगे चढ़ चुके हो, चल चुके हो अपने सपनों के लिए। डिसिप्लिन एक दिन का नहीं, आपको रोज लगातार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रोज की रोज आपको आपकी लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं एक दिन कर ली दूसरे दिन कर लिए। बेटा अगर एक दिन कर ली दूसरे दिन नहीं करोगे तो बैकलॉग हो जाएगा। तो अभी तो जर्नी शुरू हुई नहीं, उससे पहले अगर खत्म हो गई तो कितना बुरा लगेगा। आपको आपकी लाइव क्लास डेली करनी पड़ेगी जो आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे। फिर उनको घर आके सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। अब सेल्फ स्टडी में 2 चीजें होती है, एक रिवीजन करना पड़ेगा, दूसरा जो आपको होमवर्क मिला होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों मैम? भाई जो आप एग्जाम दोगे, मेन एग्जाम 2028 में, तो आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे। ये तो है बेसिक एक स्टेप, ये आपको लगातार कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में करना ही पड़ेगा। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हम आइंस्टीन के खानदान से तो है नहीं कि हमने आज कोई चीज़ पढ़ी तो 3 महीने बाद हम याद रखें या 4 महीने बाद हम याद रखें, ऐसा तो है नहीं। तो आगे सीढ़ी चढ़ने के लिए एक बहुत मेजर चीज़ होती है रिवीजन। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका होता है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है ना बेटा, अगर आपने टेस्ट दे दिए तो आप और 2 कदम आगे बढ़ जाते हो अपने सिलेक्शन के लिए। टेस्ट एक आईना होता है। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, लंबे समय तक आप भूल गए,
तो जब भी टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जैसे आप जब 11th में आओगे तो आपका हर 21 दिन में साइकिल में टेस्ट होगा, तो जब आपका 21st डे पर साइकिल पे जब टेस्ट दोगे तो आपको 1 से 20 दिन का वो पूरा रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप उस टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ताकि आपका रिव्यू हो जाए कि जो आपने पढ़ा कि आपको आता है क्या। तो इससे भी ऊपर कोई चीज़ है और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है तो वो आता है बेटा टेस्ट। मैं जो भी नाम ले रही हूँ ना, सैफ, सरफराज, प्रबल, अभिजनान, प्रवीण, साकिब, ये जो एम्स में बैठे ना, मैं उनसे मिलवाऊंगी। और मैं जो बार बार नाम ले रही हूँ ना, उनको पता है टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, टेस्ट देने के क्या फायदे हैं। और जैसे आज मैं इनका नाम ले रही हूँ ना, 2028 में मैं तुम्हारा नाम ले रही हूँगी। तो आपको डिसिप्लिन के साथ रोज का रोज कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। अब मैम इसके साथ क्या स्ट्रैटेजीज लगती है? बहुत सिंपल सी बात है बेटा। देखिए भाई, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं। इन तीनों को मिलाकर, जैसे अगर मैं बात करूं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक तो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाती है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के भी 2 पार्ट होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को मिलाकर आपको पढ़ने होंगे 79 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स पढ़ने होंगे बेटा? 79 चैप्टर। अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि मैम ये 79 चैप्टर्स के पर चैप्टर कितने क्वेश्चन लगाने होते हैं, कौन सी बुक रेफर करनी होती है, कितने स्टडी आवर्स पढ़ने होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो डोंट वरी, मैं आपको सब बताती हूँ। तो बेटा आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, 180 मार्क्स की फिजिक्स आने वाली है, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आने वाली है और 180 मार्क्स की बॉटनी एंड 180 मार्क्स की जूलॉजी, मिलाकर 360 की कंबाइंड बायोलॉजी आती है। तो 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब आपको इनमें हाई स्कोर करने के लिए बेटा पर चैप्टर लगभग 200 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। पर चैप्टर लगभग 200 क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लगाने होंगे बेटा? सिर्फ क्वेश्चन लगाने से काम नहीं होगा। 2025 एक बहुत बड़ा झटका रहा था बेटा, क्योंकि पिछले कई सालों से, मैं आपसे एकदम टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से बेटा एक चलन हो गया था। मैंने देखा सो कॉल्ड बहुत सारी जगह सिंपल पढ़ा रहे थे, तब भी सरल अकेला खड़ा था और आज भी सरल यही बोलता है कि आपको हर लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको लेवल वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे कि इस टाइम पर ये क्वेश्चन करने, फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा ये क्वेश्चन करने। जैसे मैं हमारी बात बताऊं बेटा, हम ना काफी लेवल पर क्वेश्चन कराते हैं। पहले चैप्टर पढ़ा, उसकी मॉड्यूल कराई, फिर मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे बढ़े, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ताकि हम उस कॉन्सेप्ट के कोर तक घुसे। क्योंकि बेटा ये जर्नी 1 दिन की, 2 दिन की, 2 महीने की तो है नहीं। और मैं आपको बता दूं, जो भी एम्स में जाते हैं टॉप मेजॉरिटी 12th वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रैटेजिक वे में 2 साल अपने डिजाइन करते हैं। और आप अगर इस वे में पढ़ोगे तो मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको अंडर 100 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चा। तो जैसे हम पहले मॉड्यूल कराया हमने, फिर हम सीपीपी कराते हैं, फिर हम उसको थोड़ी सी एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, सुपर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें हमने मेजॉरिटी क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। बेटा ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे जब आप नीट का पेपर गो थ्रू करेंगे, जब आप नीट के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम बेटा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। फिर आपको PYQ एंड ई-सरल की सबसे बड़ी खासियत, दैट इज TWT, टॉपिक वाइज टेस्ट। हर चैप्टर का लगता है। एक तो होता है आपका कंबाइंड टेस्ट, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ रही है, 3 घंटे का एग्जाम हो रहा है, 180 क्वेश्चन है, 720 मार्क्स का पेपर है, वो तो मेन। लेकिन पर चैप्टर भी तो स्ट्रेंथन होना चाहिए, आपको पर चैप्टर भी तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप मेन एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। तो ये सबसे बड़ी खासियत है बेटा टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर इसी लेवल पर आप कर रहे हो तो बेटा मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दूंगी कि आप अपने जीत के काफी नजदीक आ जाओगे। तो यहाँ पर हर कोई क्वेश्चन नहीं, वो जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मैम विच बुक टू रेफर? ग्रंथ, जिस भी ग्रंथ में बिलीव करते हो ना,
मान लो एनसीईआरटी स्पेसिफिकली अगर मैं बायो की बात करूँ 360, क्योंकि अगर आप देखें बेटा बायो आपकी फिजिक्स आती है 180 मार्क्स की, केमिस्ट्री आते हैं 180 मार्क्स की और बायो आती है 360 की। तो आपके बिनीव सिलेक्शन का बेस बायो है। और अगर आपको मैं बता रही हूँ बायो में 360 आपको लाने हैं तो ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए बेटा एनसीईआरटी। पता है ये कैसी बुक है? ये बुक अच्छी भी है, खड़ूस भी है, रुलाती भी है, हंसाती भी है। कैसे? ये बहुत कुछ बोल जाती है लेकिन कम शब्दों में, तो इसको समझाने के लिए तौर तरीके आने चाहिए, वो टीचर आपको करवाएगा। देखो मैं आपको बता रही हूँ, आपके सिलेक्शन जो आप तैयारी करोगे वो तो है ही की, वो तो सबसे पहला रीजन है आपके सिलेक्शन की कि आप किस लेवल की मेहनत करो, क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या आप सही भी पढ़ रहे हो। लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन आपका डिपेंड होता है ना, वो आपके टीचर्स पे होता है, क्योंकि बेटा टीचर्स को काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कौन से क्वेश्चन कराने हैं और किस लैंग्वेज में फंसा सकता है एग्जामिनर, वो सब पता होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे का सिलेक्शन उस पे तो है ही, साथ ही साथ उसके टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है उसके सिलेक्शन में। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के तौर तरीके होते हैं, जैसे एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लाइंस के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ईसरल की मॉड्यूल बेस्ट है, कोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको एक पढ़ने का तरीका होता है और मैं हमेशा कहती हूँ रादर देन 10 बुक्स आप पढ़ो, एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। तो डिसिप्लिन के साथ क्या आप पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइडेंस। पता है क्या होता है? जब भी हम कोई नई क्लास में आते हैं, है ना, हम नया टिफिन खरीदते थे बचपन में, नई बॉटल खरीदते थे, आज तो मैं नया पेन खरीदूंगा, हाई मोटिवेशन रहता था। लेकिन ना विद द टाइम ना मोटिवेशन लो हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने की, है ना, इच्छा नहीं होती, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कल कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन बेटा यही वो एक कीड़ा है जो अगर पनप गया ना तो बेटा सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो हर समय पर आपके पास गाइडेंस होना, जैसे मैं बताती हूँ, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो बच्चे ईसरल गुरुकुल कोटा आके पढ़ते हैं, अगर वो गलती से क्लास ना आए, देखो शुरू में बहुत केयर लगती है ना, आप जब है ना पौधों को पानी डालते हो ना बेटा, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, आपकी इनिशियली बहुत केयर करनी पड़ती है, तब रिजल्ट आता है, तब आपको लगता है वाओ। तो एग्जैक्टली ईसरल भी यही करता है बेटा। जैसे ईसरल गुरुकुल ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं कोटा, अगर नहीं आए, हॉस्टल से लेकर आ जाते हैं मेंटर्स, ठीक है, कभी कभी तो टीचर्स ही पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन में अगर नहीं आए तो भैया कॉल चला जाता है कि क्यों नहीं आए हो, क्योंकि ये वो मोड है बेटा जहाँ हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और अगर कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं होना तो बेटा पूरे जीवन बर्बाद होने के चांसेस हो जाते हैं। तो समय समय पर गाइड करना, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, पर्सनल मेंटर्स होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि आजकल ना दुनिया फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है, और ये बात तो तुमसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता। इतना डिस्ट्रैक्शन, कदम कदम पे डिस्ट्रैक्शन है बेटा, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं ना, वो आज के बच्चों में दम है, और हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं जो तुम्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट करेंगे, गाइड करते रहेंगे। तो यार ये 3-4 चीजें अगर तुमने मेरी ध्यान में रखी तो एग्जाम तुम फोड़ कर आओगे एंड जीत कर आओगे, और अपने नाम के आगे डॉक्टर जरूर लगाओगे। और अगर तुम अपनी नीट की प्रिपरेशन नाम के आगे डॉक्टर हमारे साथ मिलकर लगाना चाहते हो तो बिल्कुल लगा सकते हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जिसमें आपको कोटा के टॉप टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, 5 लेयर डाउट सॉल्विंग मिल रही होगी, 5 लेयर मेंटरशिप मिल रहे होंगे, कोटा का बेस्ट मॉड्यूल मिल रहा होगा, बेस्ट शीट्स मिल रहे होंगे, डीपीपी मिल रहे होंगे, 200 टेस्ट मिल रहे होंगे, एंड सबसे स्पेशल इस बार की स्पेशल 26 बुक आपके पास पहुंच रही होगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैच 15 और 22 मार्च से शुरू होने वाले हैं। मिलते हैं, नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं साथ मिलकर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।